तो दोस्तों साथियों, स्वागत है आपका फिर एक बार फैक्टम पर। और ये पॉडकास्ट की सीरीज है हमारी, जिसमें हम कई मौजूद हस्तियों से और तरह तरह के लोगों से बातचीत करते हैं। अभी क्या है कि कुंदरकी में चुनाव का माहौल है और यहाँ पर जो सीट है वो उपचुनाव को लेकर के काफी गर्म है। ये कुंदरकी विधानसभा है और यहाँ पर कई बुधवार लोग चुनाव पहले लड़ चुके हैं। इससे पहले डॉक्टर वर्क साहब के, डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क, जो संभल से सांसद हुआ करते थे, उनके पोते यहाँ पर चुनाव लड़े थे, जियाउर रहमान वर्क, वो विधायक थे। और उसके बाद जब अभी चुनाव हुए हैं संसदीय क्षेत्र के, तब उसमें जियाउर रहमान वर्क ने संभल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और वो लोकसभा का चुनाव जीते। अब ये सीट खाली हो गई। इसी मौजू पर हम कुंदरकी की उन हस्तियों में से एक हस्ती जो हमारे दरमियान बैठे हैं, आरिफ मोहम्मद पाशा साहब, जो सियासी घराने से भी ताल्लुक रखते हैं और कई और खास उनकी बातें हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। आरिफ भाई, आपका स्वागत है सबसे पहले। शुक्रिया बहुत बहुत। आरिफ भाई, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप एक एकेडमी चलाते हैं, आप एक इंस्टीट्यूशन के मालिक हैं, आप काफी वक्त से इंस्टीट्यूशन के जो व्यापार कह दूं या जो सेवा है, खिदमत है, उससे कह दूं, मतलब आपने उसे एक जरिया माश भी बनाया है, उससे जुड़े हैं। ये आपके वालिद बाबू शरफुद्दीन पाशा साहब की देन है जी। इसे आप कहाँ तक ले गए? एक शॉर्ट नोटिस पे आप हमें थोड़ा सही बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जो फैक्टम के दर्शक हैं उन सबको अपना सलाम आदाब अर्ज करना चाहता हूँ। तो मैं तकरीबन 2006 से 2004-06 में मेरी ग्रेजुएशन हुई है। उसके बाद से मैं तकरीबन अपने सभी तालीमी इदारों से जुड़ गया हूँ। और उस वक्त जब मैं इन तालीमी इदारों में जुड़ा था तो ये कॉलेज केवल किसान पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जाना जाता। ठीक। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मशक्क़त की, मेहनत की, दौड़ा भागा, रास्ते पापा के बताए हुए थे। तो फिर ये धीरे धीरे जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ। उसके बाद फिर हमने एक डिग्री कॉलेज की शुरुआत की, क्योंकि कुंदरकी नगर में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है और यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो मुरादाबाद शहर जाती थी और बसों में बड़ी दुश्वारी और परेशानियों का सामना वो किया करती थी। तो उनको देखते हुए वालिद मोहतरम ने हमें हुक्म दिया कि आप यहाँ एक ऐसी तालीमी दर्शगाह की इफ्तिताह करो जो खासकर लड़कियों की परेशानियों की दुश्वारियों से बच जाए। तो इमामुद्दीन तुर्की मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन की हमने यहाँ शुरुआत की। उसके फिर कुछ अरसे बाद लगा कि चूंकि आजकल आधुनिक दौर है और इंग्लिश की डिमांड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्यों ना कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया जाए। तो हमने उसी को देखते हुए एक ITM सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से ITM अकेडमी की स्टार्टिंग की और वो कॉलेज भी हमारा चल रहा है। और भी बहुत सारी कोशिशें हमने यहाँ NIOS का सेंटर यहाँ पर कुंदरकी में पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3 या 4 सेंटर चलते हैं। उसमें NIOS का आपके यहाँ चलता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। जामिया उर्दू का यहाँ पर कोर्सेज शुरू किए और बाकी जो दीनियात क्षेत्र में एक मदरसे की भी शुरुआत की, उसमें भी कुछ बच्चे हैं और काम चल रहा है। जो भी कोशिशें हैं उनको काफ़ी परवाज दिया और आज अल्लाह का करम है कि यहाँ एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है और उसमें तकरीबन 2500 बच्चे हैं। फख्र इस बात का है, इन सभी इदारों में 2500 बच्चे हैं। 2500 बच्चे कुंदरकी में पढ़ रहे हैं और काफी लंबा वक्त हो गया। हाँ, काफी लंबा वक्त हो गया। अच्छा आरिफ भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सियासी माहौल पर हम लोग आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं। तो मेरा सवाल यही होगा कि सियासत की शुरुआत आपके घर में किसने की और कहाँ से, इस बात को हम समझें और हमारे दर्शक जाने। देखिए, सियासत की, मेरे पिता एक वकील थे, एडवोकेट, कचहरी पे रहे लंबे वक्त और छात्र राजनीति से ही KGK कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन किया। उस वक्त से ही शर्मिंदर त्यागी और तमाम जो उस दौर के लीडर हैं, अमीरुल हसन जाफरी साहब और ये जो टीम है पूरी, इनके साथ पापा एक्टिव रहते थे। कचहरी से उन्होंने अपना काम शुरू किया। कचहरी उन्होंने छोड़ने के बाद, तो चूंकि उनके एक साथी यहाँ पर सीनियर भी थे उनसे, अकबर हुसैन, जिनको पूर्व मंत्री कहा जाता है, उनके साथ 1977 से जो पहला चुनाव लड़े वो जनता पार्टी के टिकट पे, उस वक्त से पापा एक्टिव रहे। उसके बाद 96 में पापा अकबर हुसैन साहब से अलग हो गए। अकबर हुसैन साहब उस वक्त मंडल में बसपा के इकलौते विधायक हुआ करते थे। उनका 2001 में पापा ने उनका टिकट काटा। मायावती जी ने उन्हें टिकट दिया कुंदरकी विधानसभा से जी। और पहली बार पापा विधानसभा का चुनाव लड़े। उससे पहले बसपा के संगठनों में विभिन्न पदों पर, जिला उपाध्यक्ष, जिला सलाहकार, लोकसभा प्रभारी, अन्य जनपदों में लोकसभा प्रभारी के रूप में उन्होंने बसपा के कैडर में काम किया, जो मिशन के काम होते हैं। उस वक्त घनश्याम चंद खरवार जी, बाबू मुनकाद साहब, ये राज्यसभा में नहीं हुआ करते थे, ये विधानसभा प्रभारी,
विधानसभा कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, यानी 94, 93, 96 के दौरान, जब बिल्कुल बसपा अपने उरूज पे, प्रवास पे थी, उस वक्त की बात मैं आपको बता रहा हूँ। फिर 2001 में चुनाव लड़ा, उस चुनाव में अकबर हुसैन साहब का टिकट काटकर पापा बसपा से लड़े, और उस चुनाव में हाजी रिजवान साहब एमएलए बने पहली बार। चुनाव कहीं लड़ चुके थे हाजी रिजवान साहब उससे पहले, शेर के निशान से एक और कोई पार्टी थी, उस पर लड़े, और 96 में फिर मामूली अंतर से हारे भी। लेकिन 2002 के चुनाव में, जिस चुनाव में पापा लड़े थे बसपा के टिकट पर, उस चुनाव में हाजी रिजवान साहब पहली बार एमएलए बने। और 2012 का चुनाव मैं खुद पीस पार्टी के टिकट पर मैं यहाँ से लड़ा 12 में, और मैं सिर्फ इस अंदाज के लिए लड़ा था, मैं आपसे बताऊं नुमान साहब जी, कि मैं विधानसभा के रास्ते, विधानसभा का जो नया परिसीमन हुआ है उसमें ये सीट कहाँ से कहाँ लग रही है, और सियासी घराना है आपका, और वालिद साहब चुनाव लड़ लिए, तो मन में ये था कुछ ना कुछ। और आप दर्शकों को बता दूं कि आरिफ भाई जो क्षेत्रीय दर्शक हैं वो तो जानते ही हैं कि ये एक सोशल आदमी है और लगातार समाज में अपनी गतिविधियों से जिंदा है और लोगों के दरमियान मौजूद रहते हैं। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, और उनका मन भी कुछ वैसा है स्वाभाविक तौर पे, या मन के भीतर से भी वो एक अच्छे इंसान है। तो खिदमत खल्क आप हमेशा करते रहे। तो जी, कहते हैं ना, ये कीड़ा होता है, जरासीम है, वो चलता रहता है। इसीलिए शायद मैं कह सकता हूँ कि कभी बसपा, कभी सपा, हाँ, कभी कांग्रेस और कभी पीस पार्टी आपके इर्द गिर्द घूमती रही। हाँ, राष्ट्रीय लोकदल किसी एक पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल किसी एक पार्टी में, अरे भाई कैसे? देखिए बड़ी अच्छी आपने बात कही है। मैं इससे पहले वसीम बरेलवी साहब का एक शेर कहूंगा, बिल्कुल, कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाए, इस बात का सलीका हो तो हर बात सुनी जाए। बिल्कुल। तो देखिए ये जो सवाल है आपका, मैं आपको बताऊं कि अकबर हुसैन साहब बड़े पुराने सियासी आदमी हैं इस क्षेत्र में। बिल्कुल। मैं तकरीबन 10 राजनीतिक पार्टियां बता दूंगा, कोई पार्टी उनसे नहीं छूटी है। केवल एकमात्र दल भारतीय जनता पार्टी में कभी सीधे शामिल नहीं हुए हैं। तो आप हाजी अकबर साहब को अपना आदर्श मानते हैं? आदर्श नहीं मानना, मैं एक बता रहा हूँ, हमारे क्षेत्र के एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो इंडियन नेशनल लोकदल में रहे, जनता पार्टी में रहे, एक पार्टी दम किया है उसमें रहे, बसपा में, वो बसपा में रहे, वो समाजवादी पार्टी में रहे, वो कांग्रेस में 2012 में राहुल जी के मंच पर शामिल हुए, वो राष्ट्रीय लोकदल में अनुराधा चौधरी के समक्ष जेएलएम इंटर कॉलेज के में शामिल हुए। आखिर उन पर क्यों उंगलियां नहीं उठती हैं? क्योंकि एक कामयाब आदमी जब हो जाता है तो उसको जो है, कोई व्यक्ति कामयाब हो जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। आप बहुत कामयाब, और जो व्यक्ति कामयाब, आप एमएलए और एमपी बनेंगे तभी माने जिसकी पटरी नहीं चढ़ी होती है उससे कहा जाता है कि अब एक बार कहीं पटरी चढ़ जाए फिर हमारी भी आस्था देखिए आप किसी दल में अगर नहीं रहेगी क्या? कई ऐसे लोग हैं जिनसे ये सवाल पूछा जाता है। जी। आप राजनीतिक तौर पर दावा भर रहे हैं, अभी वक्त की बात है, इसलिए अब आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे। ठीक बात है, जरूरी है कि सवाल पूछे जाए ताकि लोगों को इन सवालों के खालिस जवाब आपकी तरफ से मिल सके। चुनाव में अभी आपने उधम मचाया है, काफी बड़े पैमाने पर लोगों को ये पहचान समझ में आ गई है कि अब आप 2024 में ये उपचुनाव लड़ेंगे, यानी कुनर की सीट से। तो किससे मांगना है टिकट? कांग्रेस से? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी से आवेदन करूंगा। समाजवादी पार्टी से? क्योंकि मैं 2022 में विधानसभा के ठीक चुनाव से पहले मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया था, और मैंने सार्वजनिक मंचों से जियाउर रहमान साहब जो सपा प्रत्याशी थे यहाँ से, विधानसभा में उनको चुनाव लड़ाया है। अच्छा, जीत हासिल भी की? हाँ, उसी में खुद की विधानसभा, उसमें मैंने पूरा दमखम के साथ उनका चुनाव लड़ाया है। विधानसभा की तमाम आप वीडियो रिकॉर्डिंग है और जो सियासी मंच सजे हैं उन पर मेरी उपस्थिति, मेरी मौजूदगी दर्शा रही है कि मतलब काफी वक्त से अब आप सक्रिय कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी। जी। क्या लगता है टिकट मिलेगा? देखिए, मांगना हक है, अगर आप अपने हक को नहीं मांगे तो मांगना, कोई आपको देने वाला नहीं। हमें अल्लाह से भी तो मांगना होता है ना कि अल्लाह हमको ये दे दे, और जो मांग नहीं सकता हो, मैं कहूंगा बदकिस्मत है। और कितने लोग इस फहरिस्त में? बहुत सारे हैं, कोई नाम? बहुत सारे जिन्हें आप बताना चाहें कि जो निवर्तमान विधायक यहाँ से पहले विधायक रह चुके हैं वो भी हैं, कोई पूर्व मंत्री जी भी हैं यहाँ से लगे हुए, पूर्व जिला अध्यक्ष जी भी हैं, और भी कई लोग संभल शहर से हैं जो अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है जी, तो क्या लगता है कि किसे देगी? आपकी जगह कौन मजबूत है? अगर आपको दिया तो ठीक है, अगर आपको नहीं दिया तो फिर दूसरा कौन दावेदार? मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टी मुझे क्यों टिकट ना दे, मैं इस सवाल पर बात करूंगा। सवाल अच्छा है, मैं इस पे बात करूंगा कि मुझे क्यों ना दे, क्यों ना दे, सवाल ये आता है। देखिए, जो पुराने राजनीतिक लोग हैं क्षेत्र में, जो एमएलए रह चुके हैं, उनके पास कोई विजन नहीं रहा है। उनके पास एक विजन रहा है कि मेरा बेटा कैसे सेट हो, मैं अपने बेटे को कैसे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाऊं,
कैसे अपने बेटे को ब्लॉक प्रमुख बनाऊं, कैसे अपने बेटे को किसी सदन का तो सदस्य आपका बनाऊं। इशारा हाजी रिजवान साहब मैं की तरफ? व्यक्तिगत किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत सारे लीडर हैं। तमाम मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि युवा, किसी पिता का बेटा, राजनीतिक कोई पिता है उसका बेटा बनना चाहिए, लेकिन योग्यता के बल पर, एबिलिटी के बल पर। जब तक योग्यता नहीं होगी वो युवाओं को कैसे समझेंगे, क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में कैसे बात करेंगे, कैसे आपसे 1 to 1 करेंगे, कैसे आपके कटाक्षों का जवाब देंगे। ये अगर क्षमता अगर नहीं हो तो उसको मौका नहीं मिलना चाहिए। अब रही बात पुराने लोगों की, जो अब फिर भी एक बात होती है कि एक तस्वीर उकरती है। कई बार हम बात करते हैं कि भाई ये चेहरा थोड़ा प्रबल है। ऐसे में मैं एक नाम जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो फिर क्या लगता है आपको दूसरा ऑप्शन क्या होगा पार्टी की तरफ? मैं इसमें सिर्फ एक बात जोड़ूंगा कि मौजूदा विधायक और मौजूदा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क साहब के पोते अली जनाब जियाउर रहमान साहब, उनकी ये सीट है वर्तमान में। तो बिल्कुल हम दावा करें या कोई और दावा करे, लेकिन सीट उनकी है, वो यहाँ पर छोड़नी भी है, वो छोड़नी है। छोड़ने के बाद अगर कोई दावेदारी उनके परिवार से नहीं बनती है तो मैं समझता हूँ मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है टिकट। नहीं, आपके लिए मुश्किल बात नहीं, लेकिन फिर मेरा वही सवाल, अगर आपको वो दावेदारी नहीं मिलती है तो दूसरा चेहरा कौन हो सकता है आपकी? मेरी नजर में कोई आदमी नजर ही नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई भी एक भी व्यक्ति मेरी नजर में नहीं आ रहा है कि वो टिकट का दावेदार बनो, क्योंकि दावेदारी किस बल पे करेंगे? जो लोग यहाँ 3-3 बार विधायक रह लिए हैं उनके यहाँ कहीं काम नजर नहीं आते, पार्टी बंदी जरूर नजर आती है। क्या लगता है, मतलब क्या मानेंगे पार्टी की बात को आप? हाँ, अगर चुनाव में अगर मुझे किनारा किया तो लड़ेंगे? किनारा किया मैं नहीं लड़ूंगा, मैं पार्टी को चुनाव लड़ाऊंगा। पार्टी जिसका पार्टी तो कोई भी हो सकता है। हाँ, किसी को भी टिकट हो जाए मैं चुनाव लड़ाऊंगा, ये मेरा। फिर आप नहीं लड़ेंगे? मैं नहीं लड़ूंगा, मैं फिर 27 के लिए दावेदारी करूंगा, लेकिन अब मुझे दावेदारी करनी है, यही दावेदारी करनी है, और मैं चुनाव उसको लड़ाऊंगा जिसको टिकट हो जाएगा, पार्टी को लड़ाऊंगा। व्यक्तिगत रूप से मैं व्यक्ति को नहीं लड़ाकर सीधा पार्टी को लड़ाऊंगा। अब हमने ये सुना है कि मीम के भी कोई प्रत्याशी इस सीट पर आने को बैठे हैं, यानी मतलब देखिए ऐसा होता है जब, तो क्या फर्क पड़ेगा इन नुमान साहब, आम चुनाव होता है तो हर आदमी अपनी अपनी सीट पे लगा होता है, और जब उपचुनाव होता है तो सारे प्रदेश की निगाहें उस तरफ हो जाती हैं जहां जगह खाली होती है। बिल्कुल। और राजनीतिक पार्टियों में एक बड़ी खास बात ये होती है कि हर सीट पे टिकट मांगने वाले अनेक लोग होते हैं। अब जब उसको नहीं मिलता है तो पार्टी अध्यक्ष, चूंकि पूरे प्रदेश को एडजस्ट करके चलता है, सबका समन्वय करता है, सबको तोलता है, नापता है, तो किसी ना किसी मौके पे कह देता है आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। एडजस्टमेंट के नाम पर जब ये सीटें खाली होती हैं तो सबकी निगाहें एडजस्टमेंट पर हो जाती है कि हमारा एडजस्टमेंट कुंदरकी हो जाएगा, वहां हो जाएगा, वहां हो जाएगा। सारे लोग ये देख रहे हैं कि भाई कुंदरकी पर एडजस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि मुकामी व्यक्ति को टिकट होना चाहिए, मुझे ना हो किसी और को हो, मैं तो सिर्फ मांग रहा हूं, लेकिन अगर टिकट मिलना चाहिए तो मुकामी व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि लोकल के व्यक्ति में ये फायदा रहता है कि जनता जो है अपने रोज वाले छोटे छोटे काम होते हैं, एसडीएम साहब से कुछ कहना है, वीडियो साहब से कोई शिकायत करनी है, संबंधित थाने में किसी का कोई उत्पीड़न हो रहा है, तो लोकल का कोई भी व्यक्ति है वो अपनी कम से कम अपनी विधानसभा में आसानी से मिल जाएगा और आसानी से अपने काम करा देगा। तो ये बात तो जियाउर रहमान साहब पर भी लागू होती थी, वो तो लोकल के नहीं थे। देखिए उस वक्त की उनसे जनता खुश थी। हाँ, जनता उनसे खुश थी। उसकी वजह है कि वो लोगों के काम आ जाते हैं और लोगों के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। मतलब ये बात डिनाई की जा सकती है कि लोकल का ना भी हो तो भी चल जाए। हाँ, चल जाएगा, लेकिन वो जिया साहब ने साबित, वो इस तरह का होना जैसे जिया साहब ने साबित की है, मतलब उसमें वो जो है लोगों के बीच रहे हैं और अच्छे बुरे में लोगों के साथ रहे हैं, तो ये बेहतर बात है कि अगर कोई ऐसा प्रत्याशी हो तो वो भी चलेगा। बाहर वाली बात कहीं ना कहीं, मतलब अगर ऐसा लेकिन बेहतर पहला विकल्प जो है लोकल का होना चाहिए, मुकामी होना चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चलाते हैं आप, राजनीतिक में सक्रिय होने के बाद इन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, इसे बढ़ाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा फैलावा आपने किया है, कई सारी एकेडमिक, मैं अपना सवाल मुकम्मल कर लूं, कई सारी एकेडमिक तौर पर आप चीजें देख रहे हैं, तो ये क्या है, मतलब एमएलए बन के आखिर क्षेत्र में किस काम को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या कमी रह गई है अभी? देखिए मैं अपने इस काम से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बड़ा मुतमईन रहता हूँ कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो दुनिया में भी और आखिरत में भी मुझको उसका अजर मिलेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उसमें किन किन परिवारों के लोग होते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियों के बच्चे होते हैं कि उनके माता पिता नहीं है और उनमें कुछ करने का जुनून है। उनकी भावनाओं को, उनके इमोशनल्स को समझना और समझ के उसको एक तराशना, ये हमारा काम रहता है। एमएलए बनने के बाद क्या रहेगी, मतलब सबसे पहली जुस्तजू? ये तालीमी इदारे अपने इलाके में और बढ़ाए जाएं। अच्छा,
मेरे निजी संस्थान है, मैं चाहूंगा कि अलग अलग क्षेत्रों में गवर्नमेंट के संस्थान लाए जाएं, सरकारी संस्थाएं लाए जाएं। हमारे बराबर में विधानसभा में कई चीजें सबसे सर्वाधिक, बाकी के स्कूल वाले नाराज हो जाएंगे, वो नाराज कोई नहीं होगा। देखिए मैं एक एग्जाम्पल दूं, कैमरे के सामने ऑन कैमरा में कह रहा हूं, एक एग्जाम्पल समझिए। मेरे पिता 1997 में बसपा में सक्रिय थे। 6 अप्रैल 1997 को मायावती जी कंपनी बाग के मैदान में आती है और अमरोहा को ज्योतिबा फूले नगर की घोषणा करती है। पापा उस वक्त स्टेज पर मौजूद थे और तत्कालीन विधायक जी से उन्होंने पर्चे पर, कागज पर कुंदरकी के लिए राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लिखवाया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने उसको वहीं घोषित किया। घोषणा होना अलग चीज है। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो समझना कि मेरे पिता ने उस कॉलेज को 7 बरस अपनी बिल्डिंग में चलवाया। अपना कॉलेज नीचे चलता था और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज ऊपर चलता था, और उसके लिए पापा बच्चियां ढूंढते थे कि यार ये कॉलेज चलना चाहिए। कभी भी कन्या इंटर कॉलेज में किसी भी प्रिंसिपल से ऑन रिकॉर्ड वहां लिखा है कि 7 वर्ष मेरे बिल्डिंग में जहां मेरी अम्मी पापा रहते थे वहां कॉलेज निःशुल्क चला, उसका फर्नीचर निःशुल्क उपलब्ध कराया और जो संसाधन थे वो उपलब्ध कराए। ये एक उस चीज का जवाब है कि अपना संस्थान चलते हुए गवर्नमेंट के संस्थान के लिए क्या प्रयास किए। क्यों? क्योंकि गरीब बच्चियों के लिए मुफ्त तालीम थी उसमें। कर देंगे एक बार मौका मिले तब देखिए आप क्या होता है। क्योंकि हम लोग हमेशा मौका पार्टी बंदियों में रहे। कुंदरकी विधानसभा पार्टी बंदियों में पिछती रही है। यहाँ पर पार्टी बंदी ने पिछड़ापन दूर किया है, माहौल चेंज हो गया है। अब मेरी विधानसभा कुंदरकी में ऐसा गांव भी है कि 13 MBBS किसी गांव में हो, ऐसा गांव भी है जहां इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बनने की लाइन लगी हो। तो यहाँ प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाओं को लोग मौका नहीं देते, क्योंकि मौका हमेशा यहाँ पर वही पार्टी बंदी का रहा कि उसको हरा दो, उसको जिता दो, उसको मरा दो, उसको पिटवा दो, थाने में बुलाओ। पढ़ाई की तरफ, एजुकेशन की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। चलिए अरे भाई, मौका मिलना ना मिलना तो राजनीतिक तौर पर पार्टियों के ही हाथ में है। अगर आप चाहते हैं इस मौके को तलाशना तो पार्टी बिल्कुल छोड़ दीजिए और निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, और यकीनी तौर पर यह भी एक मौका होगा। और आप में वो एबिलिटीज है, मैं जहां तक जानता हूँ, मेरी कुछ ना कुछ तो हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन अगर आप सशक्त तौर पर जीतना चाहते हैं तो यकीनी तौर पर हम मानते हैं कि आज का जो माहौल है वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को लेके ही है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आरिफ भाई को आप सुन रहे थे और बहुत सारे कड़वे सवालों के साथ, अगर मैं कहूँ तो तीखे सवालों के साथ उनके साथ ही बातचीत रही, और मुझे यकीन है कि आपने बड़ी रसानियत से इन सब बातों को और उनके जवाबों को सुना होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।